Today is the first class of physics and I am starting the first chapter, which is electrostatic. इसको हिंदी में हम बोल रहे हैं स्थिर विद्युत। इसके नाम से क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि यहाँ पर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी हम लोग करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के लिए उत्तरदायी क्या है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो वो चीज है चार्ज, जिसको हम कहेंगे आवेश। हमारे जो पहले जिन लोगों ने रिसर्च कर रखी है, उन साइंटिस्ट ने, उन वैज्ञानिक ने हमको बताया कि जो चार्ज है वो प्रकृति में दो प्रकार का है, दो तरह का उसका नेचर है। और पहला वाला जो चार्ज है उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या यूं कह लो कि जो चार्ज है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक मूलभूत गुण है पदार्थ का। जैसे किसी पदार्थ में द्रव्यमान होता है, बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर चार्ज भी होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी पदार्थ के छोटे पार्टिकल तक यानी कि परमाणु तक पहुंचते हैं, यानी एटम तक अगर हम जाते हैं, तो हमको पता है कि एटम में न्यूक्लियस है और उसके आसपास जो शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और जो शेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब शेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो जितने भी एटम्स होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जो एटम होते हैं उसके अंदर जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज होता कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम जो है वो आवेश की यानी चार्ज की एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है उसका। ये जो आवेश इलेक्ट्रॉन का है वो ऋणात्मक प्रकृति का है, नेगेटिव नेचर का है। ऐसी प्रोटॉन के हम चार्ज की बात करें तो वो प्लस में रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। दोनों का ही आवेश, दोनों का ही जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट का है, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रकृति अलग अलग है। तो परमाणु की हम बात कर रहे थे, उसका जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं यानी उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और जो शेल्स हैं उसकी कक्षाएं जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसमें नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। मैं किसी परमाणु की बात कर लेता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम होता है 1123। इसका मतलब है कि इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि एक प्रोटॉन का जो आवेश है वो +1 है, तो 11 प्रोटॉन जो होंगे इनका आवेश यानी चार्ज हो जाएगा +11। ऐसे ही उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आवेश हो जाएगा -11। अब अगर आपसे पूछते हैं कि इसका कुल आवेश, टोटल चार्ज कितना है, तो आप बोल देंगे 0 है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उदासीन कर दिया है, निरस्त कर दिया है। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि इसमें चार्ज है, तो चार्ज तो है लेकिन दोनों जो चार्ज है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और इसीलिए जो रिजल्टेंट है उसका जो परिणामी है वो 0 आ गया है। लेकिन अगर हम किसी मेथड से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब तो ये हो गया कि अब उस परमाणु के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसका मतलब अब जो आवेश है उसको लिखेंगे -10, और आपसे पूछेंगे अब कि अब बताओ इसके पास कुल कितना आवेश है, तो आप बोल देंगे अब +1 आ गया। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो जो परमाणु है उसके ऊपर +1 आवेश आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो इस पर जो आवेश आएगा, जो चार्ज आएगा, वो आ जाएगा +Ne। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। सपोज हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, कोई परमाणु था, कोई सोडियम का परमाणु है, हमने उसको एक्स्ट्रा कोई से इलेक्ट्रॉन दे दिया,
तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या हुआ, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ जाएगी। जैसे पहले 11 थे, 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, सपोज ऐसा मान लो कि बढ़ गया, तो फिर उसके पास जो आवेश आ जाएगा वो हो जाएगा -1। अगर हम n इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा -Ne। तो आप लोग समझे इस बात को कि अगर किसी भी बॉडी में से, मैंने तो परमाणु का एग्जांपल दिया है, लेकिन अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, कोई पिंड है, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इफ यू विथड्रॉ सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी, देन इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ वी सप्लाई सम इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी, इट गेन्स सम नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पिंड पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ये जो n है वो क्या है, वो n तो नंबर है, संख्या है, वो शुरू हो सकती है 1 2 3 4 5 ऐसे। ये एक इंटीजर नंबर है, यानी कि पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। तो यहां पर मैंने जैसे आपको बताया कि हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उससे उस बॉडी पर आवेश आता है, धनावेश या फिर ऋणावेश। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या देंगे तो वो हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में रहेगा, इंटीजर नंबर के फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 2 या 3 या 4 या 10 या 20। कभी ऐसा नहीं होगा आपसे बोलेंगे भाई इसमें से आप लोग 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, because you can withdraw 2 electrons or 3 electrons. 2.5 is not possible because you can't divide the electron into pieces, because electron is the smallest particle. इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है और उसमें उसको और टुकड़े करना उसके पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे या 3 या 4। कभी भी यहाँ पर जब भी संख्या आएगी वो पूर्णांक संख्या ही रहेगी। तो ये जो चीज है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, वो इस फॉर्म में रहता है, ±Ne। इन दोनों को मिला के हमने लिख दिया है कि आवेश जो रहेगा किसी वस्तु पर, किसी बॉडी पर जो चार्ज रहता है, इट इज इक्वल टू ±Ne। और इसको हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है, धनात्मक आवेशित करना है, तो आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेंगे, और अगर आप किसी बॉडी को ऋणात्मक आवेश देना चाहते हैं, उसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो आप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। एक और बात मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, हालांकि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसका मास बहुत ही कम है, लेकिन मास होता जरूर है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान है। और अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम किसी बॉडी को धनावेशित करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बॉडी में से निकाल देते हैं तो इसका मतलब हमने उस बॉडी में से इतना द्रव्यमान यानी इतना मास निकाल दिया है। अगर किसी बॉडी में से हम मास निकाल रहे हैं, इसका मतलब बॉडी का जो मास है वो कम हो रहा है, उसका द्रव्यमान जो है वो कम हो रहा है। तो ये बात और याद रखें कि अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, जैसे हमारे पास 2 स्फीयर हैं, 2 गोले हैं, सेम टाइप के गोले हैं, बिल्कुल सेम द्रव्यमान और सेम टाइप का मटेरियल है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और आपको बताना है कि भाई दोनों में से किसका द्रव्यमान, किसका मास ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए यानी कि द्रव्यमान बढ़ गया है। और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इसका मतलब इसका द्रव्यमान कम कर दिया गया है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान कम है, यहाँ पर द्रव्यमान ज्यादा है। एक और मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज 2 बॉडी है, 2 स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, और इस पर धन आवेश है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसका जो चार्ज है वो 0 है, इस पर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब आप बताइए कि दोनों में से किसका द्रव्यमान ज्यादा है, स्फीयर ए का ज्यादा है कि स्फीयर बी का ज्यादा है।
तो ऑब्वियसली फिर से हम वही चीज देखेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, और अगर निकाले गए हैं इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से द्रव्यमान निकाला गया, इसका मतलब इसका द्रव्यमान कम है। तो हमेशा याद रखें कि धनावेशित करने पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास घट जाता है, और अगर हम उसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं या चार्ज नहीं करते हैं तो फिर उसका द्रव्यमान पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। अब हम इस क्वांटाइजेशन के बेस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक बॉडी है और उस बॉडी पर जो चार्ज है, आवेश जो दिया है आपको, वो 1c है, 1 कूलॉम प्लस 1c, इतना आवेश उस बॉडी के ऊपर है। और आपको ये बताना है कि उस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ज्यादा है कि कम है, वो यहाँ देख के मालूम चल जाएगा। प्लस में है आवेश, धनात्मक आवेश है, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। कितने कम है, तो हमारे पास फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू NE। हमको n पता लगाना है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो जाएगा Q बाई E। Q मतलब चार्ज, वो दिया आपको 1, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 पावर 80। इसका मतलब अगर किसी बॉडी में से हम इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं तो फिर उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज यानी आवेश आता है वो आ जाता है 1 कूलॉम। कूलॉम जो है वो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है। इसका एक सीजीएस मात्रक होता है, वो है स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम। और 1 स्टेट कूलॉम जो होता है इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 कूलॉम। ये कई बार जरूरत पड़ जाती है, आप याद रखेंगे। ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस मात्रक है। और स्टेट कूलॉम को अगर कूलॉम में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, ये 1/3 इंटू 10 पावर 9 आएगा। तो इस तरह से हम लोग कूलॉम को स्टेट कूलॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी इसकी छोटे यूनिट है, जैसे कि माइक्रो कूलॉम। माइक्रो कूलॉम होता है आपका 10 पावर माइनस 6 कूलॉम। एक होता है पिको कूलॉम, जिसको हम डबल माइक्रो कूलॉम भी लिख सकते हैं, 10 पावर माइनस 12 कूलॉम। तो छोटे यूनिट्स भी, छोटे मात्रक भी हम लोग यूज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि एक बॉडी है, उसके ऊपर आपको चार्ज दिया हुआ है 4.8 माइक्रो कूलॉम प्लस में, और आपसे पूछा है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन कम है या कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही फिर से फार्मूला n इक्वल्स टू Q बाई E कर लेते हैं। n इक्वल्स टू Q मतलब 4.8, लेकिन माइक्रो है तो आपको लिखना पड़ेगा 10 पावर माइनस 6। E आपका पहले जैसे 1.6 10 पावर माइनस 19। n इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर 13। तो इस तरह से हम लोग पता लगा लेंगे कि किसी बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम है। अगर नेगेटिव में चार्ज दिया होगा तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव में दिया है तो समझ लो इलेक्ट्रॉन कम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे अब कि जो आवेश यानी चार्ज है उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके क्या गुण हैं या उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है। ये तो हमको समझ में आ गया कि जो चार्ज होता है उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो। विद्युत जो है इसकी वजह से, विद्युत है क्या चीज, तो विद्युत एक ऊर्जा है या चार्ज की आवेश की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, बल लगता है। कितना बल लगता है इसके लिए एक नियम है, इसको बोलते हैं कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ या कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये नियम ये बोल रहा है कि अगर दो आवेश हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं,
डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में बल लगता है, फोर्स लगता है। वो अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण होता है। ये डिपेंड करता है कि वो उनकी प्रकृति कैसी है। अगर दोनों सेम टाइप के आवेश हैं, ये धनात्मक ये भी धनात्मक, तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा। ये ऋणात्मक तब भी रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा तो फिर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल लगता है। कितना लगता है? तो वो होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब जो बल लग रहा है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जो भी फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, it is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between the point charges। प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट एक k और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें कांस्टेंट जो है उसकी एक खास वैल्यू है, खास मान है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका गणितीय मान, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो है 9 × 10⁹। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये इसका मात्रक या यूनिट है। तो अगर हम इसको यहां लिख देते हैं तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लगता है। ये जो फॉर्मूला है वो हम तभी यूज कर पाते हैं जब दोनों पॉइंट चार्जेस, दोनों आवेश जो हैं वो फ्री स्पेस में रखे हों। फ्री स्पेस यानी मुक्त आकाश, यानी कि वैक्यूम। वैक्यूम या फिर एयर, यानी कि निर्वात या फिर हवा, अगर वहां रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये वाला फोर्स रहता है। लेकिन अगर उनके वो जो चार्जेस हैं कहीं और रखे हों, किसी और मीडियम में, किसी और माध्यम में रखे हों, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या फर्क दिख रहा है आपको? वहां पर K नहीं था, यहाँ पर K आ गया एक एक्स्ट्रा। ये जो K है ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी को, जिस मीडियम में, जिस माध्यम में इन आवेशों को रखा गया है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण को दर्शाता है और इसे बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या माध्यम का परावैद्युतांक। और इसका मान हवा के लिए, एयर के लिए 1 होता है। इसका मान किसी भी धातु के लिए यानी चालक के लिए, कंडक्टर के लिए, जितने मेटल्स हैं सबके लिए K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत। तो हवा के लिए उसका मान होता है 1, एयर के लिए। और अगर कोई भी मेटल है, कोई भी धातु, कंडक्टर है, चालक है, उसके लिए K होता है अनंत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से एयर पे रखे हों, एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एयर के अंदर है, हवा में है, वो हवा में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो K 1 रहेगा या 1 आ जाएगा। और इसके अलावा कहीं और रखे हैं, पानी में रखे हैं या किसी और माध्यम में रखे हैं, तो उन सभी माध्यम, उन सभी मीडियम के लिए K जो रहेगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। उसका मान हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। और अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो जो बल है या फोर्स है वो हमेशा कम आएगा। तो आप लोग याद रखें इस चीज को कि अगर दो आवेश या दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, यानी कि एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन अगर वो किसी माध्यम में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स या बल कम हो जाता है। और अगर वो एक दूसरे से मेटल से सेपरेटेड हैं, जैसे ये मेटल की बॉडी है और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, आपसे पूछे इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो मेटल्स के लिए K इनफाइनाइट है, अगर आप यहाँ इनफाइनाइट लिख देंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो कोई भी चालक माध्यम है या कंडक्टिंग मीडियम है,
उसमें अगर चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। तो ये जो फोर्स है इसके लिए भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि किस तरह से हमको डील करना है। जैसे आपसे बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनको हमने पहले हवा में रखा था और उनके बीच लगने वाला फोर्स था F। जब हमने उनको हवा में रखा तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो F था। लेकिन फिर हमने उनको किसी और मीडियम में रख दिया है और वो मीडियम ऐसा है कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5 है। तो अब नया फोर्स कितना है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। हवा में जो फोर्स लगता है वो अभी हमने पढ़ा था 1/4πε0। मैं इस पूरी बॉडी को सी लिखता हूँ कांस्टेंट, 1/4πε0 लिख दिया हमने कांस्टेंट, और Q1 और Q2/r²। अगर हम किसी मीडियम में देखें तो फोर्स हो गया सपोज F'। आपको पता है कि अब यहाँ पर क्या होगा, K आ जाएगा एक्स्ट्रा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पराविद्युतांक, मतलब C/K कर दें अपन उसको, एक के नीचे आ गया, Q1 Q2/r²। दोनों में आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, ये वैल्यू क्या है आपकी F है, यानी F' इक्वल्स टू क्या मिला आपको, F/K। तो हवा में फोर्स F था, अब दूसरे मीडियम में जहाँ K की वैल्यू 5 है, आप यहाँ 5 लिख देंगे, तो नया वाला जो फोर्स हो जाएगा वो F/5। तो अगर आपको कोई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो कि इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या पराविद्युतांक 5 है या 2 है या 4 है या 3 है, कुछ भी है, तो आपको उस मीडियम में अगर फोर्स निकालना है तो हवा वाला जो फोर्स था, जो हवा में लग रहा था, उसमें आपको उससे भाग देना है, डिवाइड करना है बस। अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 होता तो आपका आंसर आ जाता है F/3, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 होता तो आपका आंसर आ जाता है F/2.5। इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एक इस तरह से आ सकता है कि दो चार्ज हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स F है। अगर हम दोनों चार्ज जो हैं, ये दोनों जो चार्ज हैं, उन दोनों चार्ज को अगर डबल कर दें और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें, तो अब फोर्स कितना लगेगा? तो पहले जो फोर्स लग रहा था वो था F इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट Q1 Q2/r²। अब नया फोर्स कितना है, F' कॉन्स्टेंट। आपसे बोला गया दोनों चार्ज को डबल कर दिया है, इसको डबल करेंगे 2Q1, दूसरे वाले को करेंगे 2Q2, और बोला गया उनके बीच जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो R को अगर आधा करेंगे तो हो जाएगा R/2, लेकिन स्क्वायर भी है तो R का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। F' इक्वल्स टू, ऊपर हो गया 2 × 2 4, नीचे वाला 4 भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16 C Q1 Q2/r²। अब आप इसको देख लो जरा एक मिनट, ये वाला वही है पहले वाला फोर्स, तो F' इक्वल्स टू क्या हो गया 16F। तो किसी और में अगर हम चार्ज की वैल्यू चेंज करते हैं तो फोर्स हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि आपसे बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनको हमने एयर में, हवा में रखा था, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो F था। फिर हमने उनको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पराविद्युत माध्यम में रख दिया है और हम चाहते हैं कि उनके बीच में फोर्स उतना ही रहे जितना पहले था। तो हमको कितनी दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा? जैसे एग्जांपल के लिए 2 चार्ज हैं यहाँ पर Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, ये हमने हवा में रखा हुआ, इनके बीच बता रहे हैं कि जो फोर्स है वो F है। F मतलब वही 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फिर बोला कि उन्हीं चार्जेस को हमने किसी और मीडियम में रख दिया है, इस बार माध्यम बदल गया है, माध्यम का पराविद्युतांक आ गया K, डिस्टेंस इस बार चेंज हो गई, डिस्टेंस सपोज हो गई है R', दूरी बदलना पड़ेगी हमको। हमसे बोला कितनी दूरी पर रखें जिससे कि फोर्स वैसा का वैसी रहे, तो फोर्स वैसा का वैसी, लेकिन अभी फिलहाल फोर्स की अगर हम बात करें तो हमको लिखना चाहिए F' इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q1 Q2/r'²। माध्यम या मीडियम बदल गया है इसलिए K आ गया यहाँ पर, और डिस्टेंस की बात करें तो नई डिस्टेंस R' है इसलिए R'² आ गया। हमको ये R' ही फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया हमसे कि भाई दोनों फोर्स सेम होना चाहिए, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। हम 1/4πε0 K Q1 Q2/r'² इक्वल्स टू
1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं उसको। दोनों फोर्स इक्वल है, ये कांस्टेंट कैंसिल हो गया है, Q1 Q2 कैंसिल हो गया है, आपको मिल रहा है K आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू मिल गया आपको आर स्क्वायर अपॉन के, यानी कि आर डैश आपको मिल गया है आर डिवाइडेड बाय रूट के। तो इस तरह से हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि अगर हम किसी और मीडियम में, किसी और माध्यम में उन चार्जेस को रखते हैं तो कितने डिस्टेंस पर रखें जिससे कि फोर्स उतना ही आ जाए जितना कि हमारा एयर में लग रहा था फोर्स। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मूला आपका बन गया आर अपॉन रूट के। एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है कि आर बाय रूट कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे बोला कि भाई हवा में जब रखा था तो उनके बीच में फोर्स लग रहा था एफ, और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 8 सेंटीमीटर। अब हम उसको एक और मीडियम में रखने वाले हैं, ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। अब बताओ कि कितनी दूरी पर रखें उन दोनों को एक दूसरे से, जिससे कि वही फोर्स लग जाए जो पहले यहाँ लग रहा था। तो आपको मालूम फार्मूला हमारा है आर डैश इक्वल्स टू आर अपॉन रूट के। आर दिया आपको 8 सेंटीमीटर और रूट 4 कर देंगे, रूट 4 हो गया 2, 8/2 हो गया 4। तो आपको रखना चाहिए उसे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ऐसे आप बहुत इजीली जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे।